ओके, क्या हो सकता है, बट वो इतनी स्पीड से आ रहा है, उल्टा नीचे से भी उसको खींचा जा रहा है। तो जितनी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इट कैन बी में उसका जो वेलोसिटी था वो फोर्स के कारण हुआ। बहुत ही सिंपल है, बस रीजन दे दिया है कि इट इज। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। ओके, क्या नाम है? फ्री फॉल। कोई भी चीज को अगर आप छोड़ दो फ्रीली, वो नीचे गिरेगी, फॉल होगा उसका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अब परफेक्ट टर्मिनोलॉजी के साथ उसको समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो कब फ्री फॉल बोला जाता है? एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली when an object falls only because of gravitational force। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम, ये पूरा चैप्टर है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कब से, तो जस्ट एंड जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है तो उसके नीचे गिरने में कोई और फोर्स का नहीं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का हाथ है। अगर मतलब दूसरा कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी चीज को धक्का भी मार सकते हो आप ऊपर से, तो भी वो भी फोर्स दिया, पर वैसे नहीं, जस्ट आपने उसको छोड़ दिया और वो चीज नीचे गिरी। तो नीचे गिरी इसका मतलब अपने आप, यस। तो इन दैट केस अलोन ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो यही बता रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स only because of gravitational force, then this is called free fall। तब जाके हम उसको फ्री फॉल बोल सकते हैं। अब आप सोचो, फोर्स कहां से लग रहा है? नीचे से लग रहा है, यस। अब एप्पल था तो ट्री से गिर गया, डिस्टेंस बहुत कम था तो एप्पल नीचे गिर गया, ठीक है। पर जब ज्यादा हाइट पे कोई चीज है और उसका फ्री फॉल होता है, होता क्यों है? क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो नीचे आ रहा है। ओके, फोर्स लग रहा है तो वो नीचे आ रहा है। अब जितना हाइट पे होगा उतनी ज्यादा देर तक फोर्स लगेगा। ओके, तो जो स्पीड से, जो वेलोसिटी से वो आ रहा है, वो वेलोसिटी में कुछ चेंज आ सकता है। ओके, क्या हो सकता है? ध्यान से इधर समझना, मेरे साथ रहना है आपको। क्या हो सकता है? चेंज किसमें हो सकता है? वेलोसिटी में। नो डाउट कि एक ही डायरेक्शन में वो आ रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट वो इतनी स्पीड से आ रहा है, उल्टा नीचे से भी उसको खींचा जा रहा है। तो जितनी स्पीड से आ रहा है वो स्पीड चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। सोचो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेरी गुड, इट्स नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इट कैन बी पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन हो गया, किसके कारण हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? एक नाम दे रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ये एक्सेलरेशन हुआ मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में,
उसका जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर उसको ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है, किसके कारण? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे हर सेकंड पे अप्लाई हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर सेकंड पे। तो वो चेंज का मतलब एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। बहुत ही सिंपल है कि किसी चीज के कारण कुछ चेंज होता है तो वहां पे हम लगाते हैं ड्यू टू, इंग्लिश का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नाम दिया, इसको मैं एक सिंबल दे रहा हूं स्मॉल जी। क्या सिंबल दे रहा हूं? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ये समझ लिया आप। अब और आगे जाते हैं कि स्मॉल जी तो आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन है। स्मॉल जी है क्या एक्चुअली में? इट्स नथिंग बट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। बस रीजन दे दिया है कि इट इज हैपन, इट इज अकर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थोड़ा प्रीवियस चैप्टर याद करते हैं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा था, दैट इज व्हाट, और उसने फॉर्मूला दिया था हमको F इक्वल्स टू एम ए। M is what? Mass of an object. A is what? Acceleration. A is what? Acceleration. ठीक है, तो ये फोर्स के अंदर दो चीजें हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इफ दैट यू वांट टू फाइंड, what you will need, you just need two things, and first is mass of that object and the second the acceleration applied on that object। ठीक है, तो अगर हम कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग का मतलब याद करो, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। तो मतलब कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, तो हमको जो फोर्स फाइंड करना है इट विल बी ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो मास तो हमको ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा, पर एक्सेलरेशन हमको कौन सा लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ऑल्सो इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम F इक्वल्स टू एम ए, तो A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? G लिख सकते हैं। तो हम A की जगह पे G लिखने जा रहे हैं, देखते हैं। F इक्वल्स टू m इंटू जी। वाई? बिकॉज G इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। चलो F इक्वल्स टू mg लिख दिया। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और सर हमारा वो फॉर्मूला उसका क्या करते हैं? चलो कुछ पहले याद कर ले, क्या था वो फॉर्मूला, याद कराओ। F इक्वल्स टू व्हाट? G m1 m2 by d square। G m1 m2 by d square, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इक्वल्स टू F है, मतलब दोनों सेम हो सकते हैं। लेट्स कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। mg इक्वल्स टू G m by d square। कुछ छोटा सा चेंज किया है मैंने। कौन सा चेंज? ये m किसका है? वो ऑब्जेक्ट का है जो कि फ्री फॉलिंग कर रहा है। किसके साइड कर रहा है? अर्थ की साइड कर रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो ऑब्जेक्ट्स इस केस में मेरे को डिफाइन करने हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी दैट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट दैट अप्लाइंग फोर्स दैट इज आल्सो अर्थ। ठीक है, कि अर्थ ही हुआ दूसरा। तो मैं इधर ये कैपिटल M है उसको मास ऑफ अर्थ ले रहा हूं, ये दूसरा जो है दैट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। mg इक्वल्स टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। अब इतना तो आपको पता है कि m और m कट हो जाएगा। किसी को कितना भी मैथ्स नहीं आता हो, एक चीज तो आती है, कट करना। नहीं होता वही भी कर देते। तो m कट हो गया, क्या बच गया? g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय डी स्क्वायर। फॉर्मूला किसका मिल गया आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करना है, व्हाट यू जस्ट नीड
दैट इज जी एम बाय डी स्क्वायर। ओके, जी एम बाय डी स्क्वायर मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर क्या होएगा, kg स्क्वायर। वेरी गुड, यही होएगा g इक्वल्स टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का वैल्यू तो हमने याद कर लिया। अब मास ऑफ अर्थ मतलब ये दोनों तो फिक्स रहने वाला है इसके अंदर। अब ये d की बात करते हैं कि अर्थ और वो ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है। अब आप सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर होगा वही थोड़ा नजदीक ही होगा ऑब्वियसली, भले ही आप उसको 12 माले की या 50 माले की बिल्डिंग से भी फेंको तो वो अर्थ से तो नजदीक ही है कंपेयर टू सन, कंपेयर टू मून। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसका मतलब मेरे को कुछ ये लग रहा है कि g की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा अगर d चेंज होता रहता है। ठीक है, कुछ करते हैं, तो एक काम करते हैं कि g, लेट्स टेक g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय d की जगह पे हम रखते हैं, सोचो कि अर्थ है और अर्थ की नजदीक में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ और वो ऑब्जेक्ट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते थे, याद करो दो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों के सेंटर में से डिस्टेंस मेजर किया जाता था। ओके, तो अर्थ का सेंटर और वो ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की बहुत नजदीक है, इसका मतलब अर्थ का सेंटर और वो ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के बहुत नजदीक है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा अर्थ का और ऑब्जेक्ट के बीच का, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जैसे मास ऑफ अर्थ लिया है मैंने, तो वैसे इधर आर ई भी ले सकता हूं। अगर मेरे को कहीं से मिल जाता है रेडियस ऑफ अर्थ तो मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, जैसे हमको कैपिटल G की फॉर्मूला में g की वैल्यू फाइंड करके किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। वेरी गुड, वैसे मैं बहुत कुछ ऐसे याद करवाऊंगा लास्ट टाइम का, प्रीवियस का, आपको याद होना चाहिए। g की वैल्यू किसने फाइंड की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। वैसे इस g की वैल्यू आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, कैपिटल G है, यस, मास ऑफ अर्थ है, यस, रेडियस ऑफ अर्थ है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो इन तीनों की वैल्यू अगर आप रखते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, कैलकुलेट करके आंसर लाते हो, तो मिलेगा कुछ ऑलमोस्ट 9.8। आप ट्राई करना, रेडियस ऑफ अर्थ कहीं से नहीं मिल रहा है, टेक्स्ट बुक में से ट्राई करो, नहीं मिल रहा है यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द इंटरनेट, मिल जाएगा। तो स्मॉल g की वैल्यू मिल गई 9.8। ठीक है, पर ये है क्या, g क्या है, ये g है क्या, g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो होगा इसका भी वही यूनिट होगा, तो इसका भी यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g जो है बहुत ही अलग अलग जगहों पे चेंज होता रहता है, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 9.8 तो कई बार इसकी वैल्यूज दी जाती है न्यूमेरिकल्स में, 9.8 है इधर, तो 9.8 लेनी है तो वो लिखा होगा। अगर g इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको वो भी लेना है, वो ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी लेना होगा, अगर 10 नहीं दिया है न्यूमेरिकल में तो आपको 9.8 ही लेना है। ओके, क्योंकि हर बार वो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से हर बार इतना नजदीक नहीं होगा, दूर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। अब फ्री फॉलिंग, ऊपर से नीचे की साइड, ध्यान देना इस बात को। फ्री फॉलिंग कैसे होता है, किसी चीज को आप छोड़ देते हो तो वो नीचे गिरेगा। ओके, मतलब मोशन इसी साइड हो रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी मोशन के डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, तो आप g की वैल्यू ले सकते हो पॉजिटिव 9.8। पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालता हूं, नीचे से ऊपर उछाल रहा हूं, मतलब मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। कैसे,
क्योंकि ऊपर जाते टाइम नीचे से तो फोर्स लग ही रहा है, यस। तो वो फोर्स क्या करेगा, ये ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है उसको कम करेगा, धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट और फोर्स नीचे की साइड लग रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे की साइड लग रहा है। तो ऐसा होने के कारण क्या होगा, ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। ये कम हुआ पहले से, मतलब कुछ चेंज हुआ, चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इसको भी मैं यही बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ऑल्सो इन द केस ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है कि डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो मोशन नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में होगा, पर अपवर्ड मोशन है तो मोशन तो ऊपर है पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब जब एक्सेलरेशन मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दैट केस g इक्वल्स टू आपको -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, g इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉट ओनली इन दिस केस, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही नहीं, आप बाकी के सारे केसेस में भी यही कर सकते हो। ठीक है, बाकी के सारे केस में भी g इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। ओनली एक्सेलरेशन की बात, फॉर एग्जांपल कि ये a है तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर मोशन एंड एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यू कैन टेक इट पॉजिटिव। ओके, बट अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको वहां पे नेगेटिव साइन रखना होगा, और उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, बट देयर इज आल्सो दूसरा नेम। एंड व्हाट इज दैट दूसरा नेम? दैट इज रिटार्डेशन। अगर a की वैल्यू या g की वैल्यू माइनस है, यू कैन से इट इज रिटार्डेशन, इट्स नॉट एक्सेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। अगर नेगेटिव वैल्यू रखनी है तो, और अगर रिटार्डेशन है तो नेगेटिव रखनी है, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही सिंपल था। क्या क्या किया हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर दिया, उसकी वैल्यू फाइंड की, कितनी थी 9.8। अब ये एक्सेलरेशन ही है तो उसका यूनिट भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन और मोशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यू कैन टेक इट पॉजिटिव। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपवर्ड कोई चीज फेंकते हो तो उसमें अपोजिट होगा, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द acceleration value negative and you can say that it is an retardation. okay, तो दो वर्ड नए समझ लिए, एक नई वैल्यू आ गई, एक नया टॉपिक आ गया। तो मे बी नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आपको कनेक्टेड रहना होगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, और सारे वीडियोस आप ऑर्डर वाइज ऑर्डर देखिए। अभी डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत के दो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि साइंस इज कनेक्टेड। ओके, आपको ये सब पहले का समझ आएगा तब बाद का समझ आएगा, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ओके, सो आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियोस कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके बताना। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑल्सो आस्क मी। ठीक है, आई विल श्योरली ट्राई कि मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।